दोस्तों, अमिताभ बच्चन का ढलता सूरज लेकिन कायम वजूद था। 1984 से लेके 1990 तक अब ढेर सारे तूफान आ चुके थे। भाई, ये ऐसे वैसे नहीं थे। बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। ये बॉलीवुड के बच्चे आ चुके थे। अब उनकी एंट्री शुरू हो चुकी थी। इतने तूफान आने के बाद अमिताभ बच्चन पीक पे थे, लेकिन 80 के दशक में उनका जादू कम हो रहा था। राजनीति की गलियारें और ना चलती हुई फिल्में, जैसे आंगन में दौड़े वो कोठे पे भागे, दौड़े रे भागे रे भागे। सरकार ने अभी तक परलोक का टिकट तो बनाया नहीं। पड़ती है मेरे भाई, आवश्यकता पड़ती है। जादूगर, मृत्युंजय, और साथ में तूफान। कौन हो तुम? जब जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। ऐसे ना जाने कितने फिल्में फ्लॉप देने के बाद अरे ताजुब है, तूने प्यार नहीं किया। नहीं। अमिताभ बच्चन का सिंहासन खाली तो नहीं था, लेकिन अब उनकी गद्दी से पकड़ धीमी पड़ रही थी। अमिताभ बच्चन का सिंहासन खाली देख और ढेर सारे तूफान शिकार करने के लिए युग का अंत नहीं था। ये आने वाले समय के संघर्ष की शुरुआत थी। मतलब तूफान ढेर सारे थे। अब उनसे संघर्ष करके अपनी कुर्सी और अपना ताज बचाए रखना था। 8 मई 1981 में और एक तूफान आया, रॉकी बनकर। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। संजय दोस्तों, 8 मई 1981 में इसी सिनेमा हॉल लिबर्टी में रॉकी फिल्म का प्रीमियर हुआ था। भाई, प्रीमियर देखकर लोग बोले ये नया युग का शुरुआत है। सुनील दत्त का गुमशुदा बेटा संजय दत्त अपने ही मस्ती में रहने वाला, ये बोलो कश्मीर, डैडी मम्मी, हम लोग कश्मीर मोटरसाइकिल से जाएंगे। इनकी इमेज बैड बॉय को भी लोगों ने सर आंखों पर बैठा लिया। दोस्तों, लिबर्टी सिनेमा में जिस दिन प्रीमियर हुआ, कुछ दिन पहले नरगिस जी का देहांत हो गया था। मतलब संजय दत्त के सर से मां का साया उठ चुका था। और दोस्तों, खास बात यह है कि प्रीमियर में एक कुर्सी खाली रखी गई थी नरगिस जी के लिए, और उस कुर्सी पर सिर्फ नरगिस जी का फोटो था, जिसे बार बार संजय दत्त और सुनील दत्त देख रहे थे। जिस आदमी ने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया, माँ कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ू। मछली जले या मरे मुझे क्या, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हूँ, अंडरस्टैंड। नाम फिल्म ने उन्हें संजीदा एक्टर बना दिया, लेकिन फिर आया 1993। तो दोस्तों,
ये उनके जिंदगी और करियर का सबसे बड़ा तूफान, उनके लाइफ का अप और डाउन। दोस्तों, फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे खराब और काला दिन। कोर्ट, कचहरी और फिर जेल। सबको लगा कि संजय बाबा का सिनेमा करियर खत्म, पर शेर हार कहाँ मानने वाला था। फिर तभी सिनेमा हॉल में खलनायक ने दहाड़ मारी। उठा कर ले जाऊं। मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे बुरा। पूरा बॉलीवुड हिल गया। भाई, शेर इतना जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। खलनायक कैसे? उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में बहुत आए। संजय दत्त कभी भी सिनेमा से गायब नहीं हुए। दोस्तों, फरवरी 1981 में और एक तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान था, और वो तूफान लेकर आया था कुछ कह के मुझे रह के तड़पा रही है। लव स्टोरी, कुमार गौरव। फरवरी 1981 की वो सुबह यही सिनेमा हॉल के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी थी। टिकट पाने के लिए मारामारी हो रही थी। भाई, ओ राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने लव स्टोरी से वो धमाका किया जिसे मास हिस्टीरिया कहते हैं। भाई, इसी सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस को ना चाह कर भी लाठी चार्ज करना पड़ा था लोगों की भीड़ काबू करने के लिए, पर फिर भी लोगों की भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। लोग तो बस कुमार गौरव को मतलब देखना चाहते थे, उसकी फिल्म को खुद देखकर जी रहे थे, ऐसे हो गया था। लड़कियां तो भाई दीवानी हो गई थी। रातों रात उनको खून से खत लिखना। तो लव स्टोरी आने के बाद लोगों को लगा कि और एक उनको नया सुपरस्टार मिल गया बॉलीवुड में। उसका ही डंका बज रहा था चारों तरफ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लव स्टोरी के बाद उनकी आने वाली फिल्म जैसे तेरी कसम और स्टार, ये दोनों फिल्में उस तरह कमाल नहीं कर पाई जैसे कि लव स्टोरी ने किया। देखते ही देखते वो सितारा लव स्टोरी का धुंधला हो गया। 1986 में भूल जाऊं मैं इस कदर पिला मुझे, तुझको भूल जाऊं मैं, तुझको भूल जाऊं मैं। दोस्तों, नाम फिल्म से कुमार गौरव ने वापसी तो की, पर वो लव स्टोरी वाला जादू बरकरार नहीं रख पाए। उनके काम को सराहा तो गया, लेकिन वो इज्जत नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। दोस्तों, कुमार गौरव एक ही फिल्म से आसमान में तक पहुंचने वाले सितारे फिर अचानक गायब हो गए, क्योंकि उनकी किस्मत साथ नहीं दी या उनका करियर ने साथ नहीं दिया। एक उगा हुआ सितारा अचानक ही बॉलीवुड से गायब हो गया। दोस्तों, जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी दिखता नहीं, उठ जाता है। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर हर एक के बदन को एक जोश आ जाता है। या सनी देओल। 5 अगस्त 1983 में इसी मराठा मंदिर की टिकट खिड़कियों पर बेताब बनकर सनी देओल ने तूफान ला दिया था। मतलब भाई, कहर डाल दिया था, कहर। पूरा बॉलीवुड हिल गया था कि ऐसा चॉकलेटी हीरो हमारे पास आ गया है, जो एक्शन के साथ रोमांस और सबसे क्यूट और स्वीट था।
दोस्तों यही मराठा मंदिर में जब सनी देओल की बेताब लगी थी, लोग पागल हो गए थे, दीवाना हो गए थे। तो सनी देओल बेताब बनकर, मासूम बनकर इसी मराठा मंदिर की खिड़की से इतना प्यार बटोरे कि मतलब जनता उनके लिए भाई पागल हो गई। बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हर जाए नहीं। दोस्तों 1990 में फिर सनी देओल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन घटने लगा। घटने क्या लगा, एकदम खत्म हो चुका था। ऐसा लगा कि अब वो कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी फिर एक धमाका होता है। दोस्तों सनी देओल का वो कमबैक इतना भारी था कि जब गदर बनकर उन्होंने मराठा मंदिर की टिकट खिड़की पर दस्तक दिया, भाई फिर तो गदर ने पूरा गदरी मचा दिया था। दोस्तों सनी देओल ने गदर बनकर वो इतिहास रचा कि टिकट खिड़की पर बल्ले बल्ले हो गई और उसके बाद सदी की सबसे बड़ी फिल्म कही जाने लगी। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। तो दोस्तों इसी मराठा मंदिर ने फिर सनी देओल का एक और रूप देखा। वो रूप चॉकलेटी हीरो का नहीं था, बहुत अलग था। यंगरी मतलब जोश से भरा, यंग से भी बहुत ऊपर। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। दामनी, घातक। मैं हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। जैसे फिल्में देकर सनी देओल अब जनता के रक्षक बन चुके थे। दोस्तों सनी देओल की आवाज सुनकर लोग कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते थे, इतना जोश था उनकी आवाजों में। गदर आने के बाद तो बस सनी देओल की दहाड़ और उनकी जो आवाज के लोग दीवाने हुए, ये आज तक वो सिलसिला चल रहा है। पता है दोस्तों, सनी देओल की फिल्म गदर, आमिर खान की लगान, दोनों साथ में ही रिलीज हुई थी। तो दोस्तों दोनों में इतनी भयानक टक्कर थी। I am a disco dancer.